दोस्तों आपका एक और न्यू सेशन में स्टार्ट है जिसको हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में सबसे पहले का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स, प्रकाश की। आइए सबसे पहले समझते हैं इसका सामान्य परिचय। देखिए, नोट्स के हिसाब से हम आपको हैंड रिटेन नोट से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई आपको कंटेंट नहीं देगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए कि हाँ, और उसके बाद हम इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। कहता है कि देखिए, सामान्य परिचय में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? सूर्य है। देखिए, बात किया जाए तो सबसे जो मात्र एक स्रोत जो है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य हमारे 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 पास पृथ्वी पर। कहता है सूर्य की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी की ओर आती है। इसका पूरा भाग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो सन है उस वह जो है ना, एक प्रकार की किरण बिखराएगा तो किरण उसकी जो किरणें हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है। किस में आती है? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आती है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। जिसे मौलिक कण जिसमें मौलिक कण फोटोन होता है। जिसका मौलिक को जो कण है क्या होता है? फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। जिसके आधार पर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और दिखाई देती है कोई चीज़ ना। कहता है कि देखिए, फिर से एक बार समझिए कि समान परिचय में अगर बात किया जाए तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत पृथ्वी पर कौन है? सूर्य है। वह या तो डायरेक्ट है या तो इनडायरेक्ट रूप से। और जो सूर्य से जो किरणें आती है वह क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है एक प्रकार का। जो आती है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें ऊर्जा का जो मौलिक कण होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और दिखाई देता है, उसे फोटोन कहते हैं। वो क्या कहते हैं? फोटोन। अगर बात की जाए कि सूर्य से आ रहा प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है। देखो, जैसे कि इस प्रकार से जो सन है तो यहाँ से जो है आएगा तो इसी से बंडल के रूप में, इस प्रकार छोटे 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 बंडल के रूप में आ रहा है। इसी को हम कथी कह रहे हैं कि जो सूर्य आ रहा है फोटोन के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है? उसका कहे एनर्जी और रे फोटोन के रूप में आ रहा है। कहता है कि यही बंडल फोटोन कहलाता है, जो कि आवेश रहित तथा द्रव्यमान रहित होते हैं। कहता है इन रेस्ट एंड रिमेन। कहता है कि इसमें जो है आवेश रहित होता है और द्रव्यमान रहित है। इसमें ना आवेश होता है ना द्रव्यमान होता है। आगे बात करता है सूर्य से आ रही प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में स्वीकार किया जाता है। सूर्य से जो प्रकाश आ रही होती है उसे हम अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में स्वीकार करते हैं जब यह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तब। अब बात आती है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की जो प्रकृति है कैसी है? पता, प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, दिखाई देता है या कर्ण व्यवहार और तरंग व्यवहार दोनों प्रदर्शित करती है। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, पहले समझ आ जाए कि जो दोहरी प्रकृति है कैसे है। जो न्यूटन के द्वारा कहा गया कि कण जो है प्रकाश की जो रे किरणें आती है वह कण के रूप में आती है। ये सबसे पहले। और हाइगेंस महोदय ने बताया था कि प्रकाश की जो किरणें है तरंग तरंग का व्यवहार करती है ना। तो दो अलग अलग धारणाएं दिए थे। अब आती है स्पीड ऑफ लाइट। डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑल रोमर ने प्रकाश के चाल की गणना की और बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों का अध्ययन के दौरान बताया क्या कि प्रकाश की जो चाल है सूर्य से लेकर ना, देखो, प्रकाश की चाल को अध्ययन करते हुए के दौरान देखो यहाँ पर जो कर रहा है क्या थी। अब बात की जाए कि सूर्य और जो है पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है ना, अब प्रकाश की जो चाल है वो कितना है। तब बात किया जाए कि देखिए, पहले एक कंसेप्ट समझिए कि जो सूरज से लेकर पृथ्वी तक में प्रकाश को आने में जो समय लगता है ना, वो 8 मिनट और 19 सेकेंड है। कितना सेकेंड है? 8 मिनट और 19 सेकेंड है ना। अगर बात किया जाए कि अगर जो हमारा आदित्य एल 1 गया था, ये जो गया है वो कहाँ पर गया है? तो यहाँ पर से देखिए कि कम से कम जो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ना। देखो 15 का है, 15 देखो ये जबल है 1.5 मिलियन किलोमीटर है। अगर वहीं बात किया जाए कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी अगर माने है, दूरी जो है एवरेज जो है दूरी कितना है सूर्य और पृथ्वी सन के बीच में और पृथ्वी के बीच में, तो 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। मतलब कि 150 मिलियन किलोमीटर एवरेज में है, 15 करोड़ के आसपास। अब आगे बात आती है कि जो हमारा प्रकाश है
देखिए आगे कहता है कि सूर्य की किरणें निर्वात और वायुमंडल दोनों में यात्रा करती है। इसका इसका माध्यम बदलता है और माध्यम बदलने से इसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहता है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य पर प्रभाव पड़ जाता है। देखिए प्रकाश की जो लाइट है, हमने पहले अभी टॉपिक उधर देखा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁻⁸ इन ईयर, मतलब कि हवा में इतना है। अगर बात किया जाए, देखिए निर्वात और वायुमंडल दोनों में यात्रा करती है जो सूर्य की किरणें हैं। अगर माध्यम बदल दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर माध्यम बदल सघन माध्यम से विरल माध्यम किया जाए, चाहे विरल से सघन माध्यम किया जाए, तो इसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखा जाए, कहता है हवा में प्रकाश की चाल लगभग निर्वात के बराबर ही होती है, परंतु बहुत सटीक तुलना करने पर 1.003 गुना कम हो जाता है। एवरेज कहा जाए तो प्रकाश और हवा है, जो प्रकाश की जो चाल है हवा में और निर्वात में सेम है, लेकिन अगर सटीक इसका तुलना करें तो 1.03 गुना कम हो जाती है। वो सही। अगर बात की जाए कि प्रकाश की चाल पानी में कितना है, तो पानी में जो है 1.25 × 10⁸ है। तो 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। फिर अगर दू है आती है शीशा में, अगर प्रकाश की चाल की बात करें शीशा में कितना होता है, तो 2.00 × 10⁸ अगर हीरा में बात किया जाए तो 1.2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, 1.2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। देखिए अगर आपको अगर इस नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या आता कमेंट करिएगा तो उसमें हम डाल देंगे। अगर बात की जाए कि अगर बताइए कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ है प्रकाश की चाल, तो देखा जाए कि सबसे जो ज़्यादा प्रकाश की जो चाल है ना, किसमें है? निर्वात में। किसमें है? निर्वात में है, फिर हवा में है, फिर पानी में है, फिर जल में है, फिर हीरा में है ना। प्रकाश की चाल का क्रम है। अगर प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, जो माध्यम के जो कण होते हैं ना, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती? अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बात किया जाए आगे, तो चांद का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1 सेकंड से कम का समय लगता है। देखिए अगर कहा है चांद पर जो प्रकाश किरण पड़ती है उसको टकरा कर पृथ्वी आने में कितना समय लगता है, तो लगभग कहता है 1 सेकंड लगता है ना। कबो कबो 100 से कम भी लगता है, या 1.28 से सेकंड से सेकंड भी लग जाता है। कहता है कि टोकनो का आगे दिया है आपका टेक्नोस या एक हाइपोथेटिकल कण है। टेक्नोस क्या है? हाइपोथेटिकल एक कण है जिसकी स्पीड सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा है। टेक्नोस जो है इसका जो यह क्या है, एक काल्पनिक कण है जिसकी स्पीड क्या है, सूर्य से भी ज्यादा है ना। अब बात किया जाए कि परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का, तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? देखिए परावर्तन के जानने से पहले हम कुछ पदार्थ जान लेते हैं जो हमारे लिए जो टर्मिनोलॉजी है जो है यूजफुल है फिजिक्स में। सबसे पहला बात आता है कि पारदर्शी क्या है। तो पारदर्शी वह पदार्थ होता है जिसमें प्रकाश आर पार 100% कट जाता है, जैसे कि शुद्ध कांच, हीरा, गैस, साफ जल इत्यादि ना। अगर बात करें अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पर जिसमें प्रकाश पार ना हो सके ना, जैसे मोटा प्लास्टिक, लकड़ी, पत्थर, सेरेमिक ना। अगर है ट्रांसलूसेंट मतलब कि पारभासी, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की कुछ मात्रा पार कर जाए कुछ मात्रा पार ना कर, जैसे कि ऑयल पेपर मतलब कि तेल लगा हुआ पेपर, और बर्फ का टुकड़ा, और करा सन ग्लासेस और बादल। अब बात आती है कि हमको अब क्या पढ़ना था। हम अभी कहा कि प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, फिर प्रकाश का अपविवर्तन पढ़ेंगे, वे फिर व्यतिकरण पढ़ेंगे, फिर प्रकीर्णन पढ़ेंगे, फिर ध्रुवण पढ़ेंगे प्रकाश का। उसके बाद हम 7 चीज पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहला बात करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो समझते हैं, देखिए कहता है जब किसी समतल पर विशेष कोण से, मतलब विशेष कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ध्यान है, आपतित किया जाता है प्रकाश किरण को, तो वह किरण दूसरी तरफ समान कोण से परावर्तित हो जाती है। और ऐसा होने में माध्यम का ही जैसा होता है ना, माध्यम एक ही जैसा होता है, इस व्यवस्था को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर, अब पिक्चर के द्वारा समझे।
देखिए जो कहा कि प्रकाश का जो परावर्तन है, क्या प्रकाश का जो परावर्तन है ना, तो बात करता है कि देखिए कि अगर कोई आपतित किरण है ना, एक समतल सतह है, आपतित किरण अगर पड़ती है तो उसी माध्यम में फिर उसी एंगल पर अगर वापस लौट जा रही है ना, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन। तो परावर्तन में आपतित किरण होती है, एक समतल सतह होता है, और जो परावर्तन हो, जो किरण जाती है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बीच में एक काल्पनिक रूप से अभिलंब बनाती है, और जो कोण बन रही है इधर आपतित किरण की ओर तो आपतन कोण कहलाती है, जो प्रकाश की ओर बन रही तो परावर्तन कोण कहलाएगी। अगर बात की जाए प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हम वस्तुओं को देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अगर एक परावर्तन की घटना को समझा जाए कि परावर्तन की घटना हमारे जीवन में क्या यूजफुल कार्य करती है, तो सबसे पहला यूजफुल काम करता यही है कि हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर आगे चांद पर क्रेटर पाया जाता है जिससे सही परावर्तन नहीं हो पाता है, इसी वजह से चांद पर धब्बे दिखाई देते हैं। इसी फ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, विसरित, फ्यूज्ड मतलब कि विष है, रिफ्लेक्शन विसरित परावर्तन कहा जाता है। किसी समतल सतह पर होने वाला परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है नियमित परावर्तन। देखिए चांद में जो दाग दिखता है ना, कहता है चांद में दाग है ना, चांद में जो दाग दिख रहा है, क्यों? इसमें दिखाता है कि विसरित परावर्तन हो रहा है। चिकना रहेगा तो परावर्तन अगर ज्यादा होगा, अगर चिकना नहीं रहेगा तो परावर्तन कम होगा। तो इसलिए मेकअप लोग करता है कि परावर्तन बने, तब लाइट एकदम बड़े चलेगा, मुंह पर अगर चलेगा तब भभक के दिखेगा कि उज्जर है, आदमी है। आगे देखा जाए, अगर इसका यूज देखा जाए, उपयोग क्या क्या है हमारे दैनिक जीवन में, तो दैनिक जीवन में परावर्तन का प्रयोग, तो वस्तु देखने की क्षमता का विकास होता है। चेहरे पर मेकअप लगाकर ज़्यादा खूबसूरत देखने के लिए ना, आय कहता है कि आंखों के नीचे काले धब्बे और पिंपल के गड्ढे सही परावर्तक नहीं होने पर दिखाई देते हैं। जूता पॉलिश करते हैं, ये भी परावर्तन का खेल है। कार और मोटरसाइकिल साइकिल की सफाई कराए कि कार मोटरसाइकिल की सफाई इसलिए करते हैं कि कार चमके, परावर्तन उस पर ज़्यादा हो। अब बात आती है कि प्रकाश है परावर्तन, प्रकाश का भी परावर्तन संभव है, जिसे बहुल परावर्तन कहा जाता है। करा कि परावर्तन का भी परावर्तन संभव है। एक बार परावर्तन हो गया तो दोबारा परावर्तन उसी किरण का हो सकता है, इसे हम बहु परावर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर हम जाए नाई की दुकान पर, तो वो आगे पीछे दोनों तरफ शीशा लगाता है, तो इसमें जो परावर्तन होता है, इस शीशा में फिर इसी में अपना चेहरा दिखेगा, फिर इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, दोनों में आपस में इसी से दिखते रहता है। इसमें दिखेगा, इसमें दिखते चल जाएगा। आगे बात आता है कि अयोध्या राम मंदिर में सूर्य तिलक जो हो रहा है, वो भी समतल दर्पण के परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य कर रहा है, बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर काम कर रहा है। एक आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इस प्रकार से एक यंत्र होता है, यहाँ पर गोल लगा रहता है और यहाँ पर, तब देखिए कि कति कथा इसके आधार पर हम बंकर या पनडुब्बी को वस्तुओं को आपस में देख सकते। जैसे कि बंकर में कोई छुपा रहता है, तब बंकर तो रहता है, उसके जो भीतर व्यक्ति बैठा है उसको बाहर का चीज कैसे दिखेगा? तब बहुल परावर्तन इसमें जो है पेरिस्कोप एक यंत्र है, उसको देखा जाता है ना, उसके द्वारा देखा जाता है। पनडुब्बी में भी पेरिस्कोप के द्वारा ही हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं। आगे की बात कहती है से देखिए, अगला जो टॉपिक है वो कर रहा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, देखिए कहता है कि नहीं, दो माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष करा की सापेक्ष क्षमता है, क्षमता जाता है ना, कि नहीं, दो माध्यम के सापेक्ष समझा जाता है। किसको? अगर हम समझे तो दो का माध्यम होगा, जैसे कि एक विरल माध्यम है तो एक सघन माध्यम होगा। कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाती है, 90 डिग्री पर ना ही अलग अलग डिग्री पर ना, तो वह एक दूसरे के माध्यम में प्रवेश करते ही अपने मूल पद से विचलित हो जाती है। जैसे मान के चलते हैं कि नीचे सघन है ऊपर विरल है, तो विरल से सघन में आएगा तो नीचे की ओर चली जाएगी ना, प्रकाश किरण अपने जो मूल जो पथ होगा उसको छोड़ के विचलित हो जाएगा, गायब हो जाएगा, विचलित हो जाना। कहता है कि रास्ते का ही यही विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। विचलन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए कि दो विचलन होगा, या तो प्रकाश सघन से विरल में जाए, विरल से सघन में जाएगा, या तो सघन से विरल में जाएगा, तो दोनों कंडीशन अलग अलग है। तब बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश की चाल में हुए बदलाव के कारण और अलग अलग माध्यम के कारण होता है। अगर मान की शर्तें की बात किया जाए तो दो शर्तें हैं। आइए,
कहता है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखिए पहले अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो जो अभिलंब बन रहा उसकी तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ यह झुक जाएगी, विचलन हो जाएगा अभिलंब की ओर। तो आपको एक स्नेल का नियम आता है, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, है ना। देखिए कि यहाँ पर जो है, देखिए स्नेल का जो नियम है, देखिए यहाँ पर करा है कि स्नेल का नियम करा है क्या, साइन आई वन बाई साइन आई है आई टू ना। ये जो साइन आई वन और आई टू जो कहाँ से आ रहा है, ये एंगल बना है, देखिए आपतित किरण का एक एंगल बना है जो है यहाँ से जो है अपवर्तन जो हो रहा है उसका जो एंगल बना है उसको अगर हम अनुपात कर देते हैं तो स्नेल का नियम कहलाता है। आगे देखा जाए कि परिणाम क्या क्या हो जाएगी, तब परिणाम की अगर बात करें तो परिणाम जो देखिए आपका, तब परिणाम की अगर बात किया जाए तो परिणाम हो जाएगा कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और सघन माध्यम में ना, अगर कहते हैं कि अपवर्तित किरण की गति में कम है, गति में कमी हो जाती है, कम हो जाती है सघन माध्यम में ना। तो दो परिणाम हुआ है कि अगर विरल से सघन माध्यम में आएगा तो जो सघन माध्यम में है कि ओर अभिलंब की ओर झुक जाएगा सघन माध्यम में ना, जिसे झुक गया है। अगर इसमें जो है किरण की गति में भी कमी आएगी, जो सघन माध्यम नीचे आएगा उसमें किरण की गति में कमी आ जाएगी। दूसरा कंडीशन कहता है, शर्त कहता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की यात्रा कर रहे होते हैं ना, तब क्या होता है, तो इस कंडीशन में देखिए जब मान के चलिए कि विरल में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो भी क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि अभिलंब ही बन रहा है, अभिलंब से दूर हट जा रही है, अभिलंब से क्या हट जा रही है, दूर हट जा रही है, जो विचलन हो रहा है वह। तो वही बात कर रहा है कि अपवर्तित है, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो जाती है और स्पीड अधिक हो जाता है, जैसे कि विरल से सघन में आया तो स्पीड कम, और सघन से विरल में जा रहा है तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है ना। अब बात करता है इसका दैनिक प्रयोग, कहता है कि यदि कोई छड़ या चम्मच पानी से भरे ग्लास में डाला जाता है तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है, तब बात करता है पानी की सतह, पानी में परासिका मछली थोड़ी सी ऊपर उठाई दिखाई देती है ना, क्यों दिखाई देती है, तो बात करता है कि अगर मान के चलिए कि सिक्का अगर पानी में डालते हैं तो हल्का ऊपर दिखता है, चाहे मछली भी हल्का ऊपर दिखता है, क्यों, क्योंकि अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। कहता है कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का ही गुण है। और कहा है कि सूर्योदय से पहले दो है, सूर्यास्त के बाद 2 मिनट का अंतराल होता है, क्यों, 2 मिनट का जो अंतराल होता है आपका वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है, अंडाकार जो दिखाई देता है इस प्रकार से अंडा की तरह क्यों दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण ही है। अगर मान के चलते हैं कि माध्यमों को विभाजित करने वाली जो रेखाएं होती है, जो माध्यम को विभाजित कर देती है रेखाएं, उसको रेखाएं के समानांतर की जाती है ना। आगे देखा जाए, देखिए अगले 5-6 नंबर कहता है किसी वस्तु का दो प्रतिबिंब दिखाई देना अपवर्तन ही कहलाता है। किसी वस्तु का अगर दो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो क्या अपवर्तन की घटना ही है। आगे कहता है कि अपवर्तनांक कितना कितना है, तो वे कम कराया कि आपका जो है जो इसका पहल का जो है वैक्यूम का जो है आपका अपवर्तनांक 1.00 है, वाटर का 1.33 है आपका अपवर्तनांक। अगर बात की जाए कि हवा का अपवर्तनांक कितना है तो 1.00277 है। अगर बात की जाए ग्लास का अपवर्तनांक तो एबव है 1.5 से। आइस का अपवर्तनांक 1.331 है। डायमंड का अनुपात 2.417 है। अदृश्य प्रकाश में अपवर्तन की स्थिति, कहता है कि दृश्य प्रकाश में जो अपवर्तन की स्थिति है उसको बताइए। तो अपवर्तन मुख्य तौर पर आवृत्ति पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे मान के चलते कि जो स्पेक्ट्रम बनता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वो किस प्रकार से बनता है, तो पहले बनता है आपका जो है वैगनिक रंग का फेन बनता है, VIGBGY और OR ना। तो आपका जो है ई वायलेट है, ई रेड है। तो देखिए यहाँ पर जो आवृत्ति है, अगर मान के चलिए कि आवृत्ति अगर ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। तो ये जो वैगनिक का सबसे अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, क्योंकि रेड का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, आवृत्ति कम है। 3 नंबर घटना की बात अगर करती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ
रिफ्लेक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहता है इस क्रिया के लिए दो शर्तें का होना आवश्यक होता है, जैसे कि प्रकाश की किरणें सदैव सघन से विरल में जानी चाहिए। दूसरा, आपतित किरण सदैव क्रांति कोण से अधिक होनी चाहिए, जैसे कि आई ए ग्रेटर देन सी ए से होना चाहिए, मतलब सी ए ज़्यादा होना चाहिए, और हे बड़ी सॉरी आई ए ज़्यादा होना चाहिए ना, आपतित को सदैव क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अगर बात किया जाए क्रांति कोण का, तो हवा देखिए क्रांति कोण जो है पानी का क्रांति कोण 50 होता है, शीशा का 42.42 होता है, और हीरा का 24 होता है, 24 डिग्री। पता है कि अपवर्तनांक और क्रांति कोण में उल्टा संबंध होता है। अगर मतलब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो कोई क्रांति कोण अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, मतलब उल्टा का संबंध कहने का अर्थ है। क्रांति कोण वह कोण होता है जिससे यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आपतित की जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह दोनों दोनों जो है कहाँ चली जाती, वह दोनों माध्यमों को विभाजित करने वाली रेखा के समानांतर हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ से अगर कोई आपतित किरण जा रही है तो इसके बीच में दो कंडीशन, इसका यहाँ सघन हमेशा विरल में जाएगा तो दोनों माध्यमों के बीच का जो समांतर बन रहा है समांतर हो जाएगी। देखिए जैसे 50 डिग्री के क्रांति कोण अगर मान के चलिए बनाया जाए तो ऊपर अगर जा रही है ना तो फिर ये नीचे की तरफ आ रही है। एक ऐसा समय ऐसा कि क्रांति को जो बीच में जो समांतर रेखा है इसके बराबर में ही हो सकता है क्रांति कोण ना, क्रांति कोण जैसे ये ज्यादा होगा था। कहता है जैसे ही क्रांति कोण से ज्यादा आपतित कोण ली जाती है तो प्रकाश की किरणें पूरी तरह से सघन माध्यम में वापस लौटे। और कहा जाए कि क्रांति कोण से ज्यादा आपतित आपतित कोण अगर ज्यादा ले लिए तो यह फिर वापस उसी माध्यम में चले, सघन माध्यम में चलेगी, और यही घटना वापस आ जाती है, और यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहता है। इसको बढ़ाएंगे तो ये नीचे फिर चलाएगा, और जब जहाँ से सघन माध्यम गया है विरल से होके फिर सघन में ही चला आएगा तो क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए कि 50 डिग्री क्रिटिकल एंगल था तो ऊपर जा रहा था, 60 डिग्री का बना था फिर इसी नीचे चला आया, तो इसी को हम कहते हैं तो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण रूप से जो है क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आपतित किरण यहाँ ज्यादा है क्रांति कोण से ना। अगर बात किया जाए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में जो प्रकाशकीय तंतु OFC जो बनता है वह इस प्रकार का उसका डिजाइन होता है। यह प्रकाशीय तंतु बनता है किससे, आपका ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। अगर बात की जाए कि प्रकाशीय तंतु का आविष्कार जो है इसका विकास तो कहता है भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर नरेंद्र सिंह कंपानी के द्वारा प्रकाशीय तंतु का विकास किया गया, जो किस पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करके बिना हानि के बहुत दूर या बहुल दूर तक भेजा जा सकता है। अगला 2 नंबर एग्जाम्पल आता है इंडोस्कोपी। यह शरीर के आंतरिक अंगों की जांच पड़ती है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑरिस्कोप गले कान और का है, ऑरिस्कोप जो है गले कान नाक की जांच के लिए किया जाता है। ब्रांकोस्कोपी गले की जांच करता है। आदि प्रक्रिया में भी टोटल इंटरनल का उपयोग किया जाता है। करा कि गर्म क्षेत्रों में मृग मारीचिका मिराज का भ्रम जो होता है यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। गर्म क्षेत्रों में थोड़ी दूर पर जाने पर भ्रम बनता है, यह भी TIR का भी सिद्धांत है। ऑप्टिकल लूमिंग की घटना ठंडे क्षेत्र में इस तरह दूर स्थित विशेष चमक का भ्रम बना रहता है। उदाहरण तरासे गए हीरे में चमकता है ना, एग्जाम्पल के रूप में अगर ऑप्टिकल लुमिनेंस की बात की जाए। तो कहता है कि बम डिस्पोजल दस्ता कराया कि TIR से युक्त उपकरण होता है जिसमें वह बम होने का जांच करता है। तो बम डिस्पोजल जो दस्ता होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही काम करता है। कहता है कि टूटी हुई खिड़की का चमकना भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करती है। आइए देखते हैं कि 3 नंबर की घटना क्या कहती है। तो 3 नंबर की घटना कहती है प्रकाश का विवर्तन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चूंकि प्रकाश एक तरंग है, जब इसके मार्ग में
कोई सीमित अवरोध पड़ता है तो वह प्रकाश अवरोध के किनारों से मुड़ जाती है। जिसे मान के चलिए कि अवरोध है ना, एक प्रकार देते इसके किनारे से गुजर जाएगी प्रकाश, तो गुजर जाएगी, अवरोध की भौगोलिक छाया में प्रवेश कर जाती है और यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसकी खोज की बात विकास बारे में बताया है एफ.एम. ग्रामोल्डी ने प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताया है। विवर्तन की घटना दृश्य प्रकाश के साथ साथ ध्वनि में भी, ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, एक्सरे, रेडियो तरंगे आदि में उत्पन्न किया जाता है। इसका अगर दैनिक जीवन में उपयोग देखा जाए, दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो सूर्य की किरणें का बादलों से छन कर बाहर आना, घने जंगलों में सूर्य की किरणों का फिल्टर करके प्रवेश करना, घर की खिड़की और झरोखे से प्रकाश का आना। प्रकाश का विवर्तन व्यवहारिक जीवन में कम महत्वपूर्ण है, जबकि ध्वनि के विवर्तन के आधार पर हम आवाज़ सुनते हैं। देखिए प्रकाश का तो है जो विवर्तन है वो तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है, लेकिन जो ध्वनि का विवर्तन है वो ज़्यादा व्यवहारिक है हमारे लिए। अगला 5 नंबर टॉपिक आता है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कहता है जब दो अलग अलग स्रोतों से तरंगे निकलती है तो आगे चल के एक दूसरे पर सुपर इम्पोज अध्यारोपित हो जाती है। इसके बाद इस तरंगों की तीव्रता में परिवर्तन आ जाती है और यही तरंगों प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। तरंग का प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है ना, तरंगों का। आगे देखा जाए अगर बात में अगर देखा जाए आगे देखिए तो कहता है कि थॉमस यंग ने प्रयोग में किया था इसको। किसे थॉमस यंग ने प्रयोग किया था, कहा था डबल स्लाइड्स एक्सपेरिमेंट्स किया था। इसमें व्यतिकरण के प्रकार को बताया गया। व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं। संपोषित व्यतिकरण, संपोषित व्यतिकरण में देखिए जब दो गो वेब, पहला वेग जो एगो श्रृंग एगो गर्त बनाते जा रही है और ये भी उसी फ्रेम में है, तो आगे जाके भी श्रृंग और गर्त बनाएगी। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जब एक कला है समान आवृत्ति के 2 तरंगे एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होती है तो यह घटना संपोषित व्यतिकरण कहलाती है। इस प्रकार तरंगों की तीव्रता और चमक बढ़ जाती है और साबुन के बुलबुले का चमकना, पानी के ऊपर तेल की सतह पर का चमकना, ये सब क्या है, एक प्रकार का सम है आपका जो है कौन सा, आपका जो है संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। देखिए रिफ्लेक्शन बाय अपर लेयर और रिफ्लेक्शन बाय इनर लेयर। तो अपर है जो है यहाँ पर जो घटना हो रही बुलबुले से जो है, कहता है बुलबुले के चमकने का कारण संपोषी व्यतिकरण भी। अब क्वेश्चन दिया है कि बुलबुले के चमकने का कारण बताइए, तो क्या कारण है क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा कि बहुल परावर्तन है कि ये भी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। आइए दूसरा नंबर समझाया जाए। दूसरा नंबर कहता है कि विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, आगे देखिए। विनाशी व्यतिकरण कहता है जब 2 अलग अलग कला, जैसे कि देखिए कि यहाँ पर जो वेब है वो अलग है, पहले ही श्रृंग तब गर्त बना रहा है, ये पहले गर्त बना रहा है तब श्रृंग बना रहा है, तो अलग अलग है तो एक सीधी रेखा में चल जाएगा, दोनों आपस में अध्यारोपित करेगा, तो यह प्रक्रिया विनाशी व्यतिकरण कहलाती होती है। तो यह प्रक्रिया विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। इसमें तरंगों की तीव्रता चमक कम हो जाती है। उदाहरण जैसे कि सनग्लासेस का उपयोग किया जाता है। ग्रीन मफलर का सिद्धांत जो है इसी पर आधारित है। ग्रीन मफलर का अर्थ होता है सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करके वाहनों की ध्वनि के प्रभाव को कम करना, वाहनों की ध्वनि के प्रभाव को कम करना ग्रीन मफलर कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कहता है कि देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश की किरणें जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल के कण प्रकाश किरण की कई दिशाओं में उनके अवयवी रंगों में विभक्त कर देती है और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। धूल के कण, हवा तथा स्मोक आदि प्रकाश के प्रकीर्णन में भूमिका निभाते
है। आगे था कि लॉर्ड रैले ने प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को सबसे पहले बताया था। कहा था प्रकीर्णन बराबर 1/तरंगदैर्घ्य होता है। अगर बात किया जाए तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा है, तो जो रेड है और ब्लू। तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो देखिए गौर से, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा वायलेट का होगा और सबसे कम प्रकीर्णन की बात की जाए तो रेड का होगा। आगे देखा जाए, कहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। खतरे का निशान होता है, रेड लाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि रेड का बिखराव कम होता है, यह दूर से दिखाई देता है, प्रकीर्णन नहीं होगा तो दूर से दिखाई देगा। आगे देखा जाए, हवाई जहाज में लगने वाला फ्लाइट डाटा है, डाटा रिकॉर्डर जो होता है, एफडीआर ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। रेड रंग यदि नहीं, रेड रंग इसलिए नहीं क्योंकि कलर ब्लाइंड। देखिए सबसे पहले तो बात की जाए कि जो एफडीआर जो है, इसका तो जिसका प्रकीर्णन जो है, ये प्रकीर्णन कम होगा, जो दिखेगा उसी के लिए हम यूज करते थे। बात आता है रेड का, तो रेड का यूज नहीं किया जाता है, नारंगी का, क्योंकि कलर जिसको कलर ब्लाइंडनेस नाम की जो बीमारी है उसको में होगी, जिसका आंसर नहीं यूज किया जाता है, उसके लिए नारंगी उसके बाद बोला। आगे देखिए 3 नंबर का एग्जाम्पल कहता है कि डूबता और उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि उस समय सूर्य बहुत दूर होता है और केवल लाल रंग ही बिखरता है। दोपहर का सूर्य सफेद दिखाई देता है। आगे बात की जाए कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान और समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ना, कहता है कि डॉक्टर सीवी रमन प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत प्रकार किए थे। सीवी रमन, हमारे जो सीवी रमन साहब है, उन्होंने ही सबसे पहले प्रकीर्णन प्रकार किया था। तो ये कहता है कि अगला टॉपिक जो कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब कहता है कि जब कोई सफेद प्रकाश प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपनी सभी सभी शांत रंगों में विभक्त हो जाता है और वही घटना पूर्ण विक्षेप कहलाती है। फिर से समझिए एक बार और, कहता है कि शांत रंगों में सात जो रंगे हैं, शांत नहीं, यहाँ पर 7 होगा, 7, 7 रंगों में विभक्त विभक्त ठीक लिखा है, जब विभक्त जो हो रहा है ना, विभक्त जो हो रहा ही है, तब 7 रंगों में बढ़ जाना। देखिए फिर से एक बार समझ रहे हैं इसको, अगर बात को हम देखा जाए ठीक से, तो कहता है कि वर्ड मीन्स जब सफेद प्रकाश जो है प्रिज्म पर जब पड़ती है तो 7 रंगों में बट जाना, 7 रंगों में बट जाना ही क्या कहलाती है, 7 रंगों में बट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाती है ना। अगर बात की जाए कि सबसे विक्षेपण में सर्वाधिक कौन होगा, जिसका आवृत्ति सर्वाधिक होगा, तो बैगनी का, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर वाइट, येलो, फिर आपका जो ग्रीन, तब ऑरेंज, तब इसके बाद रेड। तब विक्षेपण भी कम होता है, सबसे कम आवृत्ति कम है तो विक्षेपण भी कम होगी। अगर बात किया जाए प्रिज्म त्रिभुजाकार ठोस पारदर्शी माध्यम है जिसकी 3 भुजा अपवर्तन सतह की तरह कार्य करती है ना। कौन प्रिज्म है, देखिए इसमें एक किरण जा रही है और 7 किरण इधर से निकल रही है, ये क्या कहलाता है, यह आपका कहलाता है वर्ण विक्षेपण। अब बात करती है कि इंद्रधनुष की, इंद्रधनुष क्या है, रेनबो आप लोग देखते हैं, इंद्रधनुष गांव में जो बन जाता है, इससे गांव में बनता है, ज्यादातर शहर में भी बन जाता है कबो कबो। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण भौगोलिक है, करा कि भौगोलिक घटना का उदाहरण है, निर्माण भौगोलिक घटना का उदाहरण है ना। आगे कहता है कि 7 रंगों में विभक्त वर्षों के ठीक बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सबसे पहले सूर्य इधर है तो इधर दिखाई देगा, सूर्य इधर है तो इधर दिखाई देगा ना, तब विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जब हम इन धनुष को देख रहे होते हैं तो सूर्य हमारे पीठ की ओर होता है। सही बात है कि अगर इधर उगा है तो इधर सूर्य होगा तो हम देखेंगे, तो इधर से ना देखेंगे ना, तो पीठ की ओर सूर्य। अभी ना कहिए कि हम ऐनक में देख लेंगे तो हमारे पीछे ही इंद्र अति बन जाएगा इंद्रधनुष, ऐसा नहीं होता है। ठीक 12 बजे दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। अगर बात की जाए कि सुबह बनेगा, शाम बन सकता है, लेकिन दोपहर में नहीं बनेगा पूर्ण रूप से। कहता है कि इसको बनने के लिए सुबह में बनेगा तो कहाँ बनेगा, तो पश्चिम में, शाम में पूरब में, दोपहर में नहीं बनेगा। आगे बात की जाए इन धनुष के प्रकार, तो इन धनुष के 2 प्रकार होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, तो बात की जाए इसकी भौतिक 3 घटनाएं होती है। अपवर्तन 2 बार होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है, वर्ण विक्षेपण 1 बार होता है। तो देखिए ये प्रकाश की बूंदे हैं, इस पर एक
प्रकाश की जो किरण अभी किरण आ रही तो पहले तो 7 रंगों में विभक्त हो जा रही। देखिए पहले तो ये आया तो ये अपवर्तन हुआ, दे सघन विरल से सघन माध्यम में आया तो अपवर्तन एक बार हो गया, फिर यहाँ से टकरा गया। देखो सघन माध्यम में है, सघन माध्यम में ही वापस जा रहा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना दिखा रही। यहाँ से एक बार में 7 रंग विभक्त कर रहे हैं तो दूसरी यहाँ पर पहले सघन से फिर विरल में जा रहा है तो दूसरी अपवर्तन हो रही है, अपवर्तन हो रहा है, इसी के साथ ही आपका जो है 7 रंगों में विभक्त हो जा रही है। तो यही कहलाती है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। ट्रैक एक बार से निकलती है और देर तक दिखाई देती है। इसमें चमक ज्यादा होती है और लाल रंग ऊपर होता है, बैगनी रंग नीचे होता है। अगर बात किया जाती है लाल ऊपर होता है, देखिए यहाँ पर रेड सबसे ऊपर है, वायलेट बैगनी नीचे है। आज ज्यादा तक दिखाई देती है, बहुत चमकता है ज्यादा। अगर द्वितीय इंद्रधनुष की बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान की घटना है। भौतिक विज्ञान की घटना इसमें कितना 3 घटनाएं होती है, अपवर्तन 2 बार, पूर्णांति परावर्तन 2 बार, वर्ण विक्षेपण भी 2 बार होगा। तो आइए समझते हैं कि ये बूंदे है, इससे सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आ रही है तब पहले एक बार अपवर्तन हो गया, फिर दूसर का यहाँ से आ रहा है तब पूर्णांति परावर्तन एक बार, फिर यहाँ से यहाँ इधर जा रहा है तब पूर्णांति परावर्तन दूसर का, फिर यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, फिर एक बार वर्ण विक्षेपण। तो 2 बार अपवर्तन, 2 बार है TIR और है मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और 1 बार वर्ण विक्षेपण हो रहा है। अगर बात की जाए आगे, देखिए इसको स्पीड में आप मतलब कि सुन के या इसको नोट्स के रूप में अगर यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए इस सेशन से जुड़िए और सभी सब्जेक्ट का हम लाएंगे धीरे, ये आपका फाउंडेशन को मौजूद है मजबूत करेगा एकदम। ध्यान रहे ये सभी क्लास के लिए, नहीं कि ये स्पेशल क्लास के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए। यह बहुत कम समय के लिए और कम बार निकलती है। इनकी चमक बहुत फीकी होती है। यह लाल रंग नीचे होता है, बैगनी रंग ऊपर होता है। देखिए इसमें जो है बैगनी ऊपर है, लाल नीचे, इसकी चमक ज़्यादा नहीं होती है। अब होलो इफेक्ट कहता है कि होलो इफेक्ट जो है, होलो इफेक्ट क्या है, तो आइए समझते हैं कि होलो इफेक्ट क्या है। सबसे पहला बात आता है कि होलो इफेक्ट, देखिए होलो इफेक्ट घटना है, कहता है कि भौगोलिक घटना है। होलो इफेक्ट इसमें सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ एक विशेष रिंग बनता है, छल्ला बन जाता है। जैसे कि सूरज है तो इसके चारों एक विशेष छल्ला बन रहा है ना। इस घटना को हम निम्नलिखित भौतिकीय प्रभाव जिम्मेदार है, कहला होता है इसके लिए प्रभाव जो जिम्मेदार है, प्रकाश का अपवर्तन, फिर प्रकाश का है परावर्तन, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सभी जिम्मेवार है। इसके कारण ही कथी बनता है आपका जो है होलो इफेक्ट बनता है। आगे अगर बात की जाए कि होलो प्रभाव को 22 डिग्री है, 22 डिग्री प्रभाव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 22 डिग्री प्रभाव भी कहा जाता है। अगर क्योंकि यह रिंग 22 डिग्री का कौन बनाता है, क्यों, क्योंकि जो रिंग बनता है ना बीच में, साइड से रिंग पीछे बनता है, वह 22 डिग्री का बनता है, इसलिए 22 डिग्री है प्रभाव इसे कहते हैं। होलो प्रभाव जब उत्पन्न होता है तो ऐसी घटना है ऐसी संभावना बनती है कि इसके ठीक बाद वर्षा होती है। अगर होलो इफेक्ट बन रहा है तो ऐसा लग रहा है कि 22 डिग्री जो प्रभाव बन रहा है, तो इसके बाद क्या होगी, इसके बाद जो है आपकी वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बात की जाए प्रकाश का ध्रुवन का, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो हम जानते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, या एक दूसरे के लंबवत कार्य करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रूप से कार्य करता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र छोटा और विद्युतीय क्षेत्र बड़ा होता है, विद्युतीय क्षेत्र बड़ा होता है, चुंबकीय क्षेत्र छोटा होता है। अगर अगला बात की जाए कि जब इनके मार्ग में कोई पोलराइजिंग फिल्टर लगा दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें एक तल पर आ जाती है और इससे इनकी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, और यही घटना क्या ध्रुवन कहलाती है। आगे देखा जाएगा चित्र से, तो यहाँ का रहा कि बीम ऑफ है लाइट प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ देखिए तो उग ही नहीं रहा है, अरे उगो तुम, हाँ देखिए उगा। आगे देखिए जो ये दे रहा है नहीं क्या, पोलराइजेशन एक फिल्टर है। इसका नाम मान के चलिए किसे बना है, नाइट्रो सेलुलोज का बना हुआ है, जिसको टाउरमैलिन क्रिस्टल है। अगर इधर से प्रकाश आए तो यहाँ पर पोलराइज्ड हो जा रही है ना, ये पोलराइज्ड फिल्टर है। आगे बात किया जाता है इसका यूज, तो दैनिक जीवन में प्रकाश के ध्रुवन का अनुप्रयोग, 3D चश्मा है, चश्मा प्रकाश का ध्रुवन उत्पन्न करता है। आगे कहता है कि फोटो इलेक्ट्रोसिटी यंत्र में ध्रुवन का उपयोग किया जाता है जो कि प्रकाशित तनाव का मापन करता
करता है, कराएगी। सैकड़ों मीटर में प्रकाश के ध्रुवन का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा किसी विलयन में चीनी की सांद्रता मापी जाती है ना। देखिए यहाँ पर जो है यह जो चैप्टर प्रकाशिकी हमने शुरू किया था, यह प्रकाशिकी खत्म हो जाती है। देखिए यहाँ से एक विषय इसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको रिकॉल होते रहेगा। इसका आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, चाहे कमेंट करिएगा तो शॉर्ट नोट्स भी हम दे देंगे। आइए देखिए, प्रकाशिक ऑप्टिक्स जो है सभी एग्जाम में, आप जे बीपीएससी हो जाए, बीएसएससी हो जाए, एसएससी, जीडी, जिसमें जीएस पूछता है, ये आपके लिए व्यवहारिक जीएस जिसमें पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं, व्यवहारिक जीएस जिसमें पूछता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपको जो है। तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।